एक बात सुन लीजिएगा, यशपाल जी ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से यशपाल जी एक महान क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, समझ रहे बात? तो यशपाल जी का जो कवि परिचय है वो देख लीजिएगा। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, जो कि स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है भाई। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण, जुड़ाव होता है जुड़ जाने के, ठीक है, जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थ होता है जैसा हम देखते हैं उसको उसी रूप में प्रकट कर देना। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एज इट इज बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, या कुछ और बोलेंगे? यही बोलेंगे। अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, और वादी का अर्थ होता है बताना। वाद का अर्थ क्या होता है? बताना, कहना, बोलना। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, आपकी किताब में वाह दुनिया लिखा हुआ है, लय का नैप कर लीजिएगा। लय का क्या कर ले? न। फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अगर आपको भारत विभाजन के संदर्भ में पढ़ना, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसमें अगर उसके विषय में पढ़ना है तो यशपाल जी का जो नोवेल है झूठा सच, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको उस घटना के संदर्भ में आप भलीभांति पूर्वक परिचित हो जाओगे। ठीक है, आगे है अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात। उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब ये जो लखनवी अंदाज है, इस लखनवी अंदाज में कवि ने क्या बताया है वो जान लीजिएगा। ठीक है भाई, किसके विषय में बताया है? ये जो व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में है। कैसी विधा? ये व्यंग्यात्मक कहानी। ठीक है, इसका सारांश क्या है वो देखिए। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल है, परंतु इस रचना के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना पात्रों के, बिना घटना के, बिना घटना के और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना अवश्य लिखी जा सकती है। एक रचना अवश्य लिखी जा सकती है, लेकिन कवि का मानना है ऐसा। ठीक है, आगे कवि ने क्या बताया है कि इसमें कवि ने जो नवाबों के दिखावटीपन है, नवाबों का जो दिखावटी अंदाज होता है, कवि ने इस कहानी के माध्यम से नवाबों का दिखावटी अंदाज के विषय में बताया है इस कहानी में। ठीक है, जो वास्तविकता से, जिनका वास्तविकता से, रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। इनका नहीं वास्तविकता से कोई संबंध होता। जो सामंती वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, अमीर घराने के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो रियल लाइफ में न जीकर वो जो दिखावटीपन उनकी जिंदगी होती है, ठीक है, उसमें वो अधिकतर जिया करते हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में वो नहीं जीते। ये
इसके अंदर बताया है कवि ने। जो यहाँ पर सारांश पढ़ेंगे आपको बताएंगे, इसमें बताया है कि इस कहानी में लेखक ने कि नई कहानी, लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज्यादा था और कवि को ऐसा इसको लेखक को ऐसा लगा कि सेकंड क्लास का इस डिब्बे से अगर सफर करेंगे तो इसका किराया ज्यादा होगा। एक बार तो उन्होंने क्या किया, इसे अपने इस योजना को बदल दिया, लेकिन उन्हें फिर उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट लिया और यात्रा शुरू की। तो सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर गाड़ी में चढ़े और जिस डिब्बे में जो डिब्बा खाली था लेखक उसी डिब्बे में बैठ गए जाकर, ठीक है। और वहां पहले से, लेकिन उस डिब्बे में क्या था, पहले से ही एक भद्र व्यक्ति बैठा हुआ था। भद्र व्यक्ति कौन होता है? सज्जन पुरुष। और वो सज्जन पुरुष कौन था? वो सज्जन पुरुष थे नवाब साहब, वो लखनऊ के नवाब साहब। उनके सामने क्या था, उन्होंने खीरे की फांक बनाई हुई थी, उन्हें रखा हुआ था, ठीक है। जैसे ही लेखक वहां पर बैठे, उस डिब्बे में उनके पास जाकर बैठे, तो जो नवाब साहब है, नवाब साहब ने उनसे कोई हालचाल नहीं पूछा, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की, ठीक है। और नवाब उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने उस खीरे की फांकों पर नमक मिर्च इत्यादि भुनका और फिर इससे एक बार उनसे आग्रह किया, लेखक से पूछा कि क्या आप भी इसका आस्वादन चाहते हो? लेखक ने क्या किया, अपने आत्म सम्मान के लिए लेखक ने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन लेखक का मन उन खीरे की फांकों को खाने को, ठीक है। उधर से नवाब साहब के मुंह में भी पानी था, वो भी उनका आस्वादन करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन क्या किया उन्होंने, वो जो खीरे की फांक थी उनका आस्वादन न लेकर वो क्या करते गए, वो क्या करते गए, उन्हें सुनकर बाहर फेंकते। और लेखक ने सोच विचार किया कि क्या ये जो सामंती वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, क्या उनका यही खान पान होता है, ऐसा ही उनका ये होता है, इस तरह से वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में, व्यवहार में, ठीक है। समझाई बात? तो यहाँ पर इस कहानी में लेखक ने सिर्फ और सिर्फ किस पर व्यंग्य किया है? सामंती वर्ग पर। किस पर? सामंती वर्ग पर। सामंती वर्ग कौन होते हैं? अमीर ग्राम धनवान व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम, इसी का अध्ययन करेंगे। पेन पेंसिल निकाल लेना। लखनवी अंदाज ऊपर लिख लीजिएगा आप। व्यंग्यात्मक कहानी कैसी विधा? ये व्यंग्यात्मक कहानी। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार थी। मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द का जो स्थान होता है, जो सेंट्रलाइजेशन जगह होती है ना। मान लीजिए आपको बताया जाए कि आपकी जो परीक्षा है, कोई भी आपको परीक्षा देनी है, ठीक है, और आपको बताया जाए उस परीक्षा में उस जो अनुक्रमांक आपके पास है उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली चुंगी के अपोजिट में जो मेडिकल स्टोर है वहां पर ये जगह है, वो पूरा की पूरी उसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा वर्णन कर देते हैं, ठीक है। मेन जगह क्या होगी? दिल्ली चुंगी। मेन जगह क्या होगी? दिल्ली चुंगी। अपोजिट में मेडिकल स्टोर हो गया, और मेडिकल स्टोर के नजदीक में आपकी परीक्षा, जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? मुफस्सिल, यानी कि उर्दू शब्द है जो मेन जगह होती है, मुख्य जगह के इर्द गिर्द का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं। समझ आई बात? जो ये है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है यात्री गाड़ी। पैसेंजर ट्रेन का मतलब क्या होता है? यात्री गाड़ी, ठीक है।
उतावली, उतावली का मतलब होता है जल्दी में, उतावली का मतलब क्या होता है, जल्दी में। फुंकार, फुंकार का मतलब होता है तेज आवाज करना, फुंकार का मतलब क्या होता है, तेज आवाज करना। ठीक है, समझ आए बात। आगे है, आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम अधिक लगना, किराया ज्यादा लगना। ठीक है, इसका जो असली सारांश है ना इस अध्याय का, वो भी आपको बताऊंगा लास्ट में। एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछूंगा और खुद भी बताऊंगा आपको। ठीक है, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी कि लेखक ये सोच रहे थे कि एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में सोच विचार करेंगे और इस तरह से जो ट्रेन से यात्रा की जाएगी और खिड़की के बिल्कुल नजदीक बैठेंगे वो, और नजदीक बैठने से क्या हो जाएगा, बाहर का जो दृश्य है, प्राकृतिक जो दृश्य है उसको भी अच्छे से निहार सकेंगे। ये लेखक की सोच थी। ये किसकी सोच थी, लेखक की। ठीक है, अब ये नई कहानी क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये अवश्य आपको बताऊंगा। हिंदी साहित्य है, 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, वेदिकाल, आधुनिक काल। 1900 से 1900 ईस्वी से और अब तक, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम, ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब विद्वानों ने इस आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित कर दिया। 6 भाग कौन कौन से हो गए, 1850 से और 1900 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो रख दिया विद्वानों ने भारतेंदु युग के नाम से। इसके नाम से भारतेंदु युग, जिनकी रचना है, क्या नाम है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से के बाद टके से खाजा। ये पंक्तियां एक ही रात में लिख दीजिए, रचनाएं हैं भारतेंदु जी। ठीक है, और 1900 ईस्वी अन्य भी जो साहित्यकार है वो भी इसके अंदर आते हैं इस काल में, इस टाइम पीरियड में। 1900 ईस्वी से 1918 तक का, यानी कि 1918 तक का जो टाइम पीरियड है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना माना जाता है द्विवेदी युग के नाम से, जिसके संस्थापक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होता है 1918 से 1936, यानी कि 36, छायावाद के नाम से। छायावाद, इसमें छायावाद में क्या था, अधिकतर जो साहित्यकारों ने प्रकृति के संदर्भ में बताया है, नारी के संदर्भ में बताया है, और अधिकतर इसमें रहस्यवादी भावना का प्रयोग मिलता है छायावाद। ठीक है, इसमें चकोरी आती है, चकोरी, कौन सी चकोरी, इसमें जो अधिकतर जो नाम प्रसिद्ध हुए वो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत तो ये कहते हैं कि ये जो प्रकृति है यही मेरी माँ है, इसी में मेरा जन्म हुआ है, इसी ने मेरा लालन पालन किया है। और चौथे महादेवी वर्मा, चौथे कौन, महादेवी वर्मा, ये चकोरी आती है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू होता है 1936 से 1943, यानी कि 36 टू 43, ये जाना जाता है प्रगतिवाद के नाम से। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के नाम से ये जो टाइम पीरियड है, छायावाद हो रही है, प्रगतिवाद, इसमें सामंती वर्ग के संदर्भ में बताया है। क्या बताया कि जो ये अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, वो गरीब लोगों का किस प्रकार से शोषण करते हैं और गरीब लोगों को कैसे अपने अधिकारों के लिए वो किस प्रकार से
जब वो क्रांति बढ़ते क्रांति लेकर आते तो बादलों की क्रांति होती है। जैसे धरती उमस से क्या हो जाती है, काफी व्याकुल हो जाती है, और वो धरती किसकी ओर उम्मीद लगाए बैठी रहती है, बादलों की तरफ, कि कब बादल बारिश करेंगे, बरखा करेंगे, और उससे उसकी जो तृप्ति है वो समाप्त होगी। ऐसे ही ये जो शोषित वर्ग है, ये शोषित वर्ग भी ऐसे ही उम्मीद लगाए बैठा रहता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में, ठीक है, गरीब लोगों को, जो जमींदार लोग होते हैं, जमींदार वर्ग के, वो क्या करते हैं, वो उनका शोषण करते रहते हैं, उनकी जमीनों पर हक लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं, ठीक है, समझ आए बात। और फिर कोई हीरो आता है और उनकी जमीनों को जमींदारों से छुड़वाता है, ठीक है, ये सिस्टम इसमें बताया गया पूरा, समझ आएगा। फिर 1943 से 1951 का जो टाइम पीरियड है वो जाना जाता है प्रयोगवाद के नाम से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करना। बाकी आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, आपको ज्यादा पता ही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, ठीक है। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो सच्चिदानंद से अजय जी माने जाते हैं, अजय जी जिनको बोलते हैं। इन्होंने 4 रचनाएं लिखी। चार में क्या था कि जो चौथी इनकी रचना थी वो प्रकाशित नहीं हुई 1960 में। तार सप्तक के नाम से रचना लिखी थी इन्होंने, और उस तार सप्तक के 3 भाग थे। एक रचना में जो पहला भाग है 1943 का, ठीक है, वो प्रथम तार सप्तक था। उसमें भी 7 साहित्यकार थे, लेकिन किसी महिला साहित्यकार को उसमें शामिल नहीं किया, ठीक है। दूसरे तार सप्तक की शुरुआत है 1951 से, और तीसरे तार सप्तक की शुरुआत है 1959 से। लेकिन किसी भी तार सप्तक में इस महान साहित्यकार ने महिला साहित्यकार को शामिल नहीं किया, समझ आएगा। और इसके बाद का जो दौर शुरू होता है 1951 के बाद का जो दौर शुरू होता है वो दौर शुरू होता है नई कविता के, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, लेखक विचार विमर्श कर रहे हैं, समझ आई बात, ठीक है। अभी तक ये जो दो, इस नई कविता को भी साहित्यकारों ने 10 भागों में विभाजित कर दिया। सचेतन कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी, इस प्रकार से इसको भी 10 भागों में विभाजित कर दिया, समझ आए बात। ये थी नई कहानी का जो दौर शुरू होता है, वो 1951 के बाद का जो दौर शुरू होता है वो नई कहानी के नाम से जाना जाता है, समझ आए बात। तो आगे चलिए, आप गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान क्या होता है? अंदाजा। अनुमान क्या होता है? अंदाजा। और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रति उपसर्ग है इसमें, कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ठीक है। और निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहां पर व्यक्ति नहीं होते, ठीक है, बिना जिधर व्यक्तियों की संख्या नहीं होती, यानी कि खाली। निर उपसर्ग है इसमें भी, कौन सा उपसर्ग है? निर। अगर पद परिचय पूछा जाए ना इस तरह से, क्योंकि 1-2 वाक्य आपके चैप्टर से ही आएंगे, पद परिचय में, वाक्य में, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, ठीक है, समझ आए बात। आगे चलिए आप। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। बर्थ क्या होती है? सीट। बर्थ क्या होती है? सीट। और नवाबी नस्ल के क्या होते हैं? जो ये क्या नाम है, सावंती वर्ग के, उनकी एक जाति होती है। नस्ल क्या होती है? जाति, ठीक है। और सफेद पोश क्या होता है? सफेद पोश होता है जो सज्जन व्यक्ति होता है, भद्र व्यक्ति या भला इंसान, ठीक है।
बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सहसा होता है अचानक, सहसा क्या होता है? अचानक। और आगे देखिए, एकांत चिंतन, अकेले में सोच विचार करना। एकांत चिंतन का मतलब क्या होता है? अकेले में सोच विचार करना। ठीक है भाई। विघन क्या होता है? विघन होता है बाधा डालना। विघन क्या होता है? बाधा डालना। आगे देखिए, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगीत संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्म सम्मान में आंखें चुरा ली। आंखें चुराना मुहावरा है। आंखें चुराना, नजरें बचाना। आंखें चुराने से का मतलब क्या होता है? नजरें बचाना। ठीक है भाई। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ये कौन कहते हैं? ऐसी बातें कौन बता रहे हैं? लेखक। खाली बैठना, बिल्कुल खाली बैठना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफायत क्या होता है? किफायत का उर्दू शब्द है। किफायत का अर्थ होता है बचत। ठीक है। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। यानी कि कुछ जैसे ये नहीं होता है, मान लो क्या नाम है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। कोई सामंती वर्ग से है, यानी कि कोई किसी का अच्छा वो है जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ी बोले कि, और वो क्या है, मान लो वैसे तो स्कूल से स्कॉर्पियो से जाते हैं भ्रमण के लिए, या फिर शहर में मार्केट में बुलेट से जाते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी गाड़ी खराब हो जाए या फिर कोई उनके समस्या आ जाए, समस्या आ रही हो, तो कई बार उन्हें ऑटो से रिक्शा से जाना पड़ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो या तो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करते हैं, या जल्दी से सफर को तय करने की कोशिश करेंगे कि कभी यार कोई किसी की नजर ना पड़ जाए, और नजर पड़ गई ना तो ये ना देख ले आज फॉर्चूनर की जगह और ऑटो से क्या किया है, सफर किया होता है ना ये। तो ये लोगों की सामंती वर्ग की जो ये दिखावटीपन होता है लोगों के अंदर, ये ऐसी उनकी सोच होती है। ठीक है। और इस सोच, ये सोच किसकी थी? नवाब। चलिए आगे। वक्त काटने के लिए मंजिला दर्जा क्या होता है? जो बीच का दर्जा होता है। ठीक है। वक्त काटने के लिए किले खरीदे हुए, और अब किसी स्पेड पोस्ट के सामने किले कैसे खाए? स्पेड पोस्ट कौन है? सज्जन व्यक्ति। हम कनखियों से, कनखिया मारना, कनखिया मारना मुहावरा है। कनखिया मारना टेढ़ी नजरों से देख, तिरछी नजरों से देख। जैसे मान लो इधर ये मेरी पास किताब है, और ऐसे इधर पे ऐसे ऐसे टेढ़ी नजरों से किसी की तरफ देख, तो ये होता है कनखिया मारना। समझ आएगा? ठीक है। पता भी नहीं चलता, जैसे हम नकल नहीं लगाते हैं पेपर में ताकि टीचर देख ना सके, उसको बोलते हैं कनखिया मारना। चलिए आगे चलिए। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। गौर करना, ध्यान देना, यह भी मुहावरा है। ठीक है। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन होता है पुकारना। किसने पुकारा लेखक को? नवाब साहब ने। आदाब अर्ज, ये उर्दू शब्द है आदाब अर्ज, यानी कि ये आदाब अर्ज का क्या मतलब होता है? अभिवादन का एक ढंग तरीका होता है जो मुस्लिम वर्ग के होते हैं। ठीक है। जो उर्दू लैंग्वेज को जानते हैं वो
इस तरह से बोलते हैं आधा वर्ज। जैसे उसमें दरगन फिल्म में देखा होगा राधा खान को, आपने देखा है? नहीं देखी आपने? देखा करो। चलो चलिए आगे चलिए। यानी कि जैसे हम ये नहीं बोलते हैं, हमको अपने उसमें नमस्कार जी झुककर प्रणाम करते हैं, नमस्कार बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरुदेव, ऐसे बोलते हैं। उनका ये किसी को मान सम्मान देने का ये तरीका होता है आदाब, ऐसे आप करेंगे आदाब, ठीक है। चलिए तो खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाने से मतलब है खाना प्रयोग करना। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाव परिवर्तन होता है फीलिंग्स का चेंज हो जाना, भाव का बदलना, ठीक है। बांप लिया, बांप लेना, समझ जाना, समझ लेना। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, केवला शौक फरमाए। अब जो ये कठिन शब्द आया इनका अर्थ जान लीजिए। शराफत होते है सज्जनता, शरीफपन, शरीफ, ठीक है। और गुमान, गुमान क्या होता है? भ्रम, संदेह, डाउट, अंग्रेजी में डाउट बोलते हैं ना, भ्रम, भ्रम पैदा हो गया, ठीक है। और ये हरकत, काम या गतिविधि, लथेड़ लेना, लथेड़ लेने का मतलब होता है शामिल कर लेना, सम्मिलित कर लेना। लथेड़ लेने का मतलब क्या होता है? सम्मिलित कर लेना। केवल केवला शौक फरमाए ये सम्मान पूर्वक किसी को संबोधन करना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे उर्दू में? केवला शौक फरमाइए। समझ आई? आगे चलिए, अगला पेज निकाल लीजिएगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा ले। दृढ़ निश्चय होता है पक्का इरादा, मजबूती के साथ, ठीक है। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर जान निकाला। गोद कर होता है यानी कि उन्होंने अंदर चाकू को छुपो देना, लगा देना, ठीक है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर आंखों को करीने से तौलिए पर सजाते हैं। एहतियात क्या होता है? सावधानी पूर्वक, सावधानी से। करीने से का मतलब होता है, करीने, करीने का मतलब क्या होता है? ढंग से। करीने का मतलब क्या होता है? ढंग से। जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोग बैठते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं करीने से, अच्छे तरीके से, ठीक है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। अब ये सोच विचार कौन अपने मस्तक में लेके आया होगा? लेगा, ठीक है। ग्राहक के लिए जीरा, नीला नमक और इसी लाल मिर्च की पुड़िया भी हासिल कर देते हैं। ऐसी सोच किसकी है कि ये है ना, इस तरीके से जैसे हम रेलवे स्टेशन पे भी है, रेलवे स्टेशन में बस अड्डों में या कई बार ट्रेन से सफर करते हैं, बीच में ही वो क्या करते हैं, बीच में ही ये लेके आ जाते हैं, क्या नाम है, नमकीन, मूंग दाल जो भी है यार, उसको नमकीन लेके आ जाते हैं और वो क्या करेंगे, या छोले भटूरे जो भी जैसा भी वो लेके आ जाते हैं और वो क्या करेंगे, उसपे नींबू छिड़क देते हैं। नींबू को काटा और भाई 10 रुपए की नमकीन देना, 5 देना, वो भी हम व्यवहार में लेके आते हैं, बसों में भी, अड्डों में भी, ठीक है। ये ऐसी ही सोच लेखक भी सोच रहे हैं कि जो ये खीरा है ना, वहां पे लखनऊ में, वहां पे जो स्टेशन है वहां पर ये अच्छे से नमक मिर्च के साथ में मिलता हो। जैसे ये नवाब साहब यहाँ पर ट्रेन के अंदर इसको व्यवहार में लेके आए हुए हैं, ऐसे वहां पर भी ये इस रूप में मिलता हो, ठीक है। आगे चलिए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, नीला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। सूखी बुरक दी यानी कि उसमें डाल देना, ठीक है।
भुरना का मतलब है डालना, छिड़कना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबरों के संक्रमण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीर के रस आस्वादन की कल्पना से प्रभावित हो रहा। भाव भंगिमा चेहरे पर जो ये हमारी जो भाव है वो जो बदलते रहते हैं। अंग्रेजी में जेस्चर बोलते हैं, अंग्रेजी में जेस्चर बोलते हैं, यही बोलते होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए आप, प्लावित का मतलब होता है प्लावित बनाना, ठीक है। और हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने की तैयारी अपनी असलियत का खतरा है। असलियत वास्तविकता, अंग्रेजी में रियलिटी बोलते हैं। चलिए हम कनखियों से नवाब साहब ने फिर एक बार हमारे को देख लिया, वल्लाह सोच कीजिए, वल्लाह का मतलब होता है सच, सोच कीजिए, सोच कीजिए मतलब आइए, लखनऊ का पालन की रहा है। नमक मिर्च क्षेत्र के जाने से ताजे खीरे की पनियाती आंखें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा। आपके तो अपने मुंह में पानी आ गया, चलिए मुंह में पानी आना यानी खाने का मन करना, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान दिखाना एक उचित समझा। किसने आत्मसम्मान दिखाना उचित समझा? लेकिन क्योंकि नवाब साहब ने पहले मुझसे पूछ किया था कि आप खीरा खाना चाहते हो, उन्होंने क्या किया, उसने तो मना कर दिया, लेकिन वो बाद में सोच रहे थे यार ये तो गलती होगी, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। जब वो उन्होंने नमक मिर्च घोटा हुआ वो जो खीरे की आंखें देखी ना, उस टाइम उनके मुंह में पानी आ रहा है, यानी ये तो गलती थी। कई बार मना नहीं कर देते, मना कर देते हैं, लेकिन अंदर ये अंदर पछतावा होता है ये तो मना नहीं करना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, होता है ना कई बार ऐसा हमारे साथ है, ऐसी घटना घटित हो जाती है। चलिए आगे चलिए आप, नमक में छिड़क दिए जाने से ताजे के देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा है। आत्मसम्मान वाले ये चीज समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब होता है इच्छा होना, ये उर्दू शब्द है, बार बार लेकिन मैं उर्दू शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। मेदा भी जरा कमजोर है, मेदा मेदा क्या होता है, एक पाचन शक्ति होती है, ठीक है। केवल सब फरमाइए। नवाब साहब ने सैचुरेशन आंखों से नफ नीरज के सहयोग से चमकती खीरे की आंखों की ओर देखा। सैचुरेशन होता है प्यास से, सैचुरेशन सैट है यानी कि प्यास है, ठीक है। संयोग होता है मेल, ठीक है। चलिए खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास खीरे की एक आंख उठाकर होठों तक ले गए। दीर्घ निश्वास होता है लंबी सांस लेना, दीर्घ निश्वास का मतलब होता है लंबी सांस लेना, ठीक है। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंदना होता है आंखें बंद करना। अगले पेज पे आ जाइए आप, पलके मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर में वासना है इच्छा से, ठीक है। रसा स्वादन, रस का स्वादन, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर में कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गर्व से अभिमान हुआ, ठीक है। गुलाबी आंखें होता है, गुलाबी आंखें क्या होती है, अभिमान से भरी हुई जो आंखें होती है, नजरें होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं गुलाबी आंखें। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी रईस यानी पारिवारिक जो उनका तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्वीर में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब आपसे
पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीछे भी पूछा गया था, पीछे भी आपसे पूछा था कि तहजीब का अर्थ क्या है, नफासत का अर्थ क्या है, नजाकत का अर्थ क्या होता है, पूछा था ना, आया था ना क्वेश्चन ये नजाकत। क्योंकि एमसीक्यू में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न उत्तर किससे आएंगे, पद्य खंड से। समझ आई बात? ठीक है। और जो हमारी जो व्याकरण है वो पूरी की पूरी एमसीक्यूज में आए, पूरी की पूरी। समझ आई बात? ठीक है। एक दिन ये तरीका बताएंगे जब भी ये समय मिलेगा, उचित राइट टाइम जो ऐसे मिलेगा। चलिए इनका अर्थ लिख लीजिएगा। तस्लीम, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। सिर खम कर लेना, सिर खम करने का मतलब होता है सिर झुकाना, ऐसे नतमस्तक होना, सिर झुकाना। ठीक है। और जो मुख्य जो शब्द है जिनका अर्थ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तहजीब, तहजीब होता है शिष्टता। तहजीब का मतलब क्या होता है, शिष्टता, यानी कि सभ्यता। अंग्रेजी में बोलेंगे मैनर्स, गुड मैनर, गुड मैनर्स ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीका है इनका, तो बहुत अच्छी सभ्यता है, शिष्टता। ठीक है। शिष्टता भी लिख सकते हो, सभ्यता, सभ्य तरीका होना चाहिए। नफासत, नफासत का मतलब होता है स्वच्छता। नफासत का मतलब है स्वच्छता, साफ सफाई। ठीक है। और नजाकत, नजाकत का मतलब है कोमलता। नजाकत का मतलब क्या होता है, कोमलता। ठीक है भाई। नजाकत का मतलब क्या लिखा है, कोमलता। ठीक है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट का जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म होता है बारीक, छोटा, बिल्कुल लघु। और नफीस, नफीस क्या का मतलब क्या होता है, बढ़िया। नफीस का मतलब क्या होता है, बढ़िया। और एब्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, सूक्ष्म। जैसे पढ़ते हैं सूक्ष्म दर्शी, ये अंतर है। ठीक है। तो आगे देखिए, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर को तृप्ति, उधर की भी तृप्ति हो सकती है। उधर होता है पेट, तृप्ति होना, पेट बढ़ना। 9 साल की ओर से बड़े पेट के ऊंचे डकार का सब सुनाई दिया और 9 साल ने हमारी देख कर कह दिया, खीरा लजीज है, लजीज होता है स्वादिष्ट।